हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार वेदांता सिविल सर्विसेज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। मैं प्रीवियस ईयर बीपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ आप लोगों के सामने हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि बीपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन का एनालिसिस कर दूं, आप लोगों के सामने पूर्वावलोकन कर दूं, क्योंकि आगामी आने वाले जो बीपीएससी एग्ज़ाम हैं इसमें इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा ये। और ध्यान रखेंगे, बीपीएससी में हमेशा रिपीट प्रश्न होते हैं। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीट हो जाते हैं, प्रश्नों के नेचर ऐसे हैं जो बीपीएससी में रिपीट होते हैं। ओवरऑल देखा जाए 150 प्रश्न जो पूछे जाते हैं, इसमें 25 से 30 प्रश्न ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं। इसलिए आप ध्यान रखेंगे। और इस सारे सेक्शन में इंडियन हिस्ट्री का, भारतीय इतिहास का जो वेटेज है बहुत ज़्यादा है, बहुत मायने रखता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए मैं आपके सामने भारतीय इतिहास के सीरीज को, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसके सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि सारे प्रश्न का एनालिसिस कर दूँ, कॉन्सेप्ट दे दूँ आपको, फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी भी करते चलूँ। क्योंकि देखिए, एक प्रश्न होते हैं उसके कई एक डायमेंशन हो सकते हैं, बहुत सारे डायमेंशन हो सकते हैं। प्रश्न वही होते हैं लेकिन पूछने के नज़र अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए आप ध्यान से इस प्रश्न को देखेंगे और एनालिसिस करेंगे, क्योंकि आगामी आने वाले सीडीपीओ और बीपीएससी बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत से, एंशिएंट हिस्ट्री से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जो बीपीएससी में पिछले 10 साल में पूछे गए प्रश्न हैं उनका एनालिसिस मैं करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया जा रहा है भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं प्राचीनतम साक्ष्य? आप ध्यान रखेंगे कि भारत में जो प्राचीनतम साक्ष्य, अर्थात अगर ऑप्शनल के नेचर से देखा जाए तो ये भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहा है, अर्थात अखंडित भारत की, जब पाकिस्तान और बलूचिस्तान वगैरह सम्मिलित थे उस समय की बात हो रही है। तो आप उसके नज़र से ध्यान देंगे कि अगर ये भारतीय उपमहाद्वीप में पूछा जा रहा है तो कृषि और पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य जो हैं ये बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से हैं, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखेंगे, जो लगभग 7000 वर्ष से 7000 ईसा बीसी का है, 7000 ईसा पूर्व का है। और ये बलूचिस्तान में मेहरगढ़ है जहाँ से कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे, नवीनतम अगर अभी के समय में, वर्तमान समय में अगर पूछा जा रहा है, क्योंकि देखिए इसमें जितने ऑप्शन दिए हुए हैं ये अखंडित भारत की बात कर रहा है। लेकिन ये अभी अगर वर्तमान में आपसे पूछा जाए कि भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आप ध्यान रखेंगे भारतीय उपमहाद्वीप में जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। लहुरा देव, ध्यान रखेंगे, वर्तमान में पूछा जाए कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य वर्तमान भारत में कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आप कहाँ जाएंगे? आप ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव से कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और ये जो हैं यहाँ 7000 ईस्वी से 9000 ईस्वी के मध्य में मानव के बसने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर पता चलता है कि मानव यहाँ बसा हुआ था। और ये जो है देखिए, यहीं पे देखा जाए अगर गेहूं का साक्ष्य, अगर वहीं चावल का साक्ष्य पूछा जाए, चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो आप ध्यान रखेंगे ये प्रयाग बेलन नदी घाटी के में स्थित कोल्डीवा से, बेलन नदी घाटी में स्थित कोल्डीवा से जो है चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, जो लगभग 6500 बीसी का है, 6500 बीसी का है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ये मेहरगढ़ होगा। मेहरगढ़ पे आप जाएंगे
ध्यान रखेंगे। चलिए, ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न आपको 64वीं बीपीएससी 2018 का प्रश्न है। तो 64 बीपीएससी 2018 का प्रश्न पूछा गया है ये। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है दूसरा प्रश्न है आप लोगों के सामने। दूसरा प्रश्न है, यह प्रश्न है दूसरा, देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको कैकोलिथिक युग भी कहा जाता है? कैकोलिथिक युग, मान लीजिए ये निम्नलिखित में से किसको कैकोलिथिक युग कहा जाता है? पहले कैकोलिथिक का अर्थ समझेंगे आप। कैकोलिथिक का अर्थ होता है कि पाषाण के साथ तांबे के औजारों का प्रयोग किया जाना, अर्थात ताम्रपाषाण युग को, आप ध्यान रखेंगे, ताम्रपाषाण युग को कैकोलिथिक युग भी कहा जाता है। कैकोलिथिक युग, ताम्रपाषाण युग को भी कैकोलिथिक युग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ तांबे के औजार के साथ साथ पत्थर के, पाषाण के औजार भी बनाए जाते थे, इसलिए इसे कैकोलिथिक युग कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। यह है 44वीं बीपीएससी 2000 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है जी। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है आपके सामने। तीसरा प्रश्न है, ध्यान रखेंगे, तीसरा प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है आपके सामने। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया होता था? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर नॉर्मल रूप से किस रंग का उपयोग किया जाता था? ये 40वीं बीपीएससी 1995 का प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये पूछा जा रहा है कि हड़प्पा के लोग जो थे, ये मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग किया करते थे? आप ध्यान रखेंगे, यहाँ के जो बर्तन होते थे वो डिजाइनदार होते थे, और डिजाइन के आधार पर बर्तनों को दो श्रेणियों में बांटा जाता था। एक बिना डिजाइन वाले बर्तन थे, तथा दूसरे जो थे चित्रित धूसर मृदभांड थे। चित्रित धूसर मृदभांडों को बनाने वाले मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था। मृदभांड जब बनाए जाते थे मिट्टी से, तो उसमें रेत मिला दिया जाता था, और उसके मिश्रण से ये मृदभांड, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, जिनको पकाने के बाद यह हल्के भूरे रंग रूप ग्रहण कर लेता था। ध्यान रखेंगे, जब मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे तो मिट्टी में रेत यानी बालू के कण मिला दिए जाते थे, और जब उनको पकाया जाता था तो हल्के भूरे रंग धारण कर लेता था वो मृदभांड। और इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्से पर लाल रंग से पुताई कर दी जाती थी, तथा निचले हिस्से में काले रंग के विभिन्न प्रकार की चित्रकारियाँ की जाती थी। विभिन्न प्रकार की चित्रकारियाँ की जाती थी। इसलिए ध्यान रखेंगे, ये पूछा जा रहा है कि सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता था? तो आप ध्यान रखेंगे, लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन होगा इसका सही आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है आपके सामने। चौथा प्रश्न पूछा गया है 39 बीपीएससी प्री, आपको 1994 का प्रश्न है। चौथा प्रश्न पूछा जा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता, ये प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पूछा जा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऑप्शन ए है ऐतिहासिक काल, बी है प्रागैतिहासिक काल, सी है उत्तर ऐतिहासिक काल, डी है अध ऐतिहासिक काल। आपको पता है कि भारतीय इतिहास को स्रोत के दृष्टि से 3 भागों में बांटते हैं। पहला है प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा है अध ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। और इसमें देखा गया है कि प्रागैतिहासिक काल जो है, प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसके जानने के सोर्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य हैं, अर्थात उत्खनन से प्राप्त हुई सामग्रियां हैं।
तो प्रागैतिहासिक काल में हम लोग पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल को रखते हैं। फिर अदैतिहासिक काल, दूसरा है अदैतिहासिक काल, उस काल को कहते हैं जिसके जानने के सोर्स हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं और लिखित साक्ष्य भी हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य का प्रयोग करते हैं, लिखित साक्ष्य का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ की लिपियाँ पढ़ी नहीं गई हैं। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को इस काल में रखते हैं। इसलिए ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा अदैतिहासिक काल है। ये इसलिए होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियां जो हैं पढ़ी नहीं गई हैं। और मैंने बताया ये तीसरा जो भाग है वो ऐतिहासिक काल है। ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसके जानने के सोर्स हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं, लिखित साक्ष्य भी है और विदेशियों का विवरण भी है, और इन सब का हम उपयोग भी करते हैं, इसलिए उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। देखिए अदैतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता को रखा जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा अदैतिहासिक काल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा प्रश्न है आपके सामने। पांचवा प्रश्न है, यह प्रश्न है, पूछा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या थी। सिंधु घाटी, आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय संस्कृति कहते हैं, प्रथम नगरीय संस्कृति, प्रथम नगरीय सभ्यता कहते हैं। और आपको पता है नगरों की विशेषताएं जो होती हैं, यहाँ पक्की ईंटों की इमारतें बनाई जाती थी, पक्की हुई ईंटों की इमारतें थी। इसलिए आप देखेंगे कि पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पक्की ईंटों से बनी इमारतें। बी है प्रथम असली मेहराब, सी है पूजा स्थल, डी है कला और वास्तुकला। ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। ये प्रश्न जो है 63 बीपीएससी 2070 का प्रश्न है, ठीक है। 2017 में पूछा गया है 63वीं बीपीएससी में, और पूछा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं। तो आप ध्यान रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता प्रथम नगरीय सभ्यता थी और नगर के सारे तत्व यहाँ मौजूद थे, अर्थात यहाँ की सड़कें चौड़ी थी, पक्की ईंटों की इमारतें बनाई गई थी, बड़ी बड़ी 2 से 3 मंजिले भवन थे, और यहाँ पर जो भी इमारतें थी वो पक्की ईंटों की थी। इसलिए पहला ऑप्शन जो है ये विशेषता को दर्शाता है, अर्थात पक्की ईंटों से बनी इमारतें सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग आपके सामने, प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, छठा प्रश्न है आपके सामने। छठा प्रश्न है जी, और प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है छठे प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। हड़प्पा का बंदरगाह है, आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति जो थी, यह बंदरगाह, इसमें बंदरगाही नगर थे। और यहाँ पर मैं बता दूं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में ये प्रथम नगरीय सभ्यता थी, प्रथम नगरीय सभ्यता इसको कहते हैं। और इसके हिसाब से आप देखा जाए सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों की संख्या लगभग 7 बताई गई है, अर्थात ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसमें लगभग अभी तक 1500 नगर प्राप्त हुए हैं, लेकिन 7 ऐसे नगर हैं जिनको महानगर की संज्ञा दी जाती है, मेट्रो सिटी की संज्ञा दी जाती है। और वो नगर जो हैं मोहनजोदाड़ो, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा, चौहनदड़ो और बनावली। मैं बताया ऐसे हड़प सिंधु घाटी सभ्यता में 7 ऐसे नगर हैं जिनको नगरों की संज्ञा दी जाती है। और वो नगर जो हैं, पहला है हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा लोथल, चौथा है धौलावीरा, पांचवा है कालीबंगा, छठा है चौहनदड़ो और सातवां है बनावली। ये सभी महत्वपूर्ण नगर हैं जिनको नगरों की संज्ञा दी गई है। और आपको पता है कि यह
हड़प्पा स्थल का जो बंदरगाह है यह लोथल है। लोथल जो है इसका बंदरगाही स्थल है, क्योंकि लोथल से ही डाकयार्ड और गोदीवाड़ा मिला है। गोदीवाड़ा के साक्ष्य लोथल से और लोथल से ही गोदीवाड़ा और डाकयार्ड के साक्ष्य मिले हैं। और मैं बता दूं कि यह लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ध्यान रखेंगे लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी के तट पर स्थित एक बंदरगाही स्थल है। इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब जो होगा, सही आंसर होगा बी, लोथल। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 7वां प्रश्न है। और प्रश्न पूछा जा रहा है, ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जी, ध्यान रखेंगे। टेराकोटा का हल निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुआ है। पहला ऑप्शन ए है धौलावीरा, बी है बनावली, सी है कालीबंगा, डी है लोथल, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। यह प्रश्न जो है 60वीं 62वीं BPSC 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7 है, जो टेराकोटा पूछा जा रहा है कि हड़प्पा के कौन सा स्थल है जहाँ से टेराकोटा के हल प्राप्त हुए हैं। अब ध्यान रखेंगे ये टेराकोटा के हल जो हैं ये बनावली से प्राप्त हुए हैं। बनावली से, क्योंकि यहीं से हल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं और वो टेराकोटा के हैं। कहाँ से? बनावली से। और यह बनावली जो है हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में स्थित एक नगर है। कहाँ? हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में बनावली स्थित है, जहाँ से टेराकोटा के हल प्राप्त हुए हैं। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने। प्रश्न संख्या 8 है जी, और ये प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। ध्यान रखेंगे, यह प्रश्न पूछा जा रहा है नहीं थे। कौन जो इसमें दिया गया है ऐतिहासिक खुदाई, जो पुरातत्वविद का नाम दिया गया है, पूछा जा रहा है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से कौन संबंधित नहीं थे। पहला है RD बनर्जी, बी है KN दीक्षित, सी है MS वत्स, डी है BS स्मिथ। यह प्रश्न आपको BPSC 56-59 BPSC 2015 का पूछा गया प्रश्न है। और ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन संबंधित नहीं थे। आप ध्यान रखेंगे ये स्मिथ जो हैं ये संबंधित नहीं हैं, यानी KN दीक्षित, RD बनर्जी और MS वत्स जो हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है। एक BA स्मिथ जो हैं ये इससे संबंधित नहीं है। आपको ध्यान होगा कि हड़प्पा की खुदाई जो है 1921 कब जी 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी के सर्वेक्षण में हुआ। ठीक है, उससे के बाद आप ध्यान रखेंगे राखलदास बनर्जी ने 1922 में उनको उस तरफ ध्यान आकर्षित कराया, तत्पश्चात इसकी खुदाई हुई। तो ये लोग जो हैं ये सारे बनर्जी, दीक्षित और वत्स जो हैं इस उत्खनन से संबंधित हैं। BA स्मिथ जो हैं BA स्मिथ जो है हड़प्पा सभ्यता के खोज से संबंधित नहीं है, बल्कि आपको पता है BA स्मिथ जो है ये भारतीय विद्य एवं कला इतिहासकार के पर से संबंधित है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब डी होगा, BA स्मिथ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने। प्रश्न संख्या 9 है, ध्यान रखेंगे। यह प्रश्न 39 BPSC 1994 का प्रश्न है। 39 BPSC का प्रश्न ये है, इसमें आप ध्यान रखेंगे। चलिए
प्रश्न पूछा जा रहा है कि बोगजोई का महत्व इसलिए है कि बोगजोई आप पहले ये ध्यान रखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि बोगजोई का महत्व, बोगजोई अभिलेख जो है ये अभिलेख से संबंधित है और ये एशिया माइनर में स्थित है। यह पूछा जा रहा है कि इसका महत्व किस लिए है। ऑप्शन ए है, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बी ऑप्शन है, मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जाना जाता था। सी ऑप्शन है, वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। डी ऑप्शन है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। आप पहले बोगजोई को समझेंगे। बोगजोई जो है, आप ध्यान रखेंगे सॉरी, ये बोगजोई जो है इसे एशिया माइनर का भी अभिलेख कहते हैं। ये अभिलेख है, बोगजोई का अभिलेख कहिए या एशिया माइनर का अभिलेख कहिए। और यह एशिया माइनर और बोगजोई का अभिलेख जो है, मैं बता दूं, यह 1400 BC कब का है जी? 1400 BC का है। बोगजोई का अभिलेख जो है ये 1400 BC का है। और यह इसमें ये दर्शाया गया है कि बोगजोई के अभिलेख में जो एशिया माइनर, और ये तुर्की में मिला है, 1400 BC में तुर्की में मिला है। और इसमें ये चर्चा की गई है कि तुर्की में जो ये अभिलेख मिला है, इसमें यह चर्चा हुआ है कि यहाँ पे दो कबीले थे। एक कबीला का नाम था हितन्नी और दूसरा का नाम था मितन्नी। दोनों कबीलों में आपस में टकराव हुआ तो जो हितन्नी कबीला का राजा था सुब्बीलिमा और मितन्नी कबीला का राजा मतियुजुम्मा था, दोनों में लड़ाई हुई, दोनों में संघर्ष हुआ। तो इस संघर्ष के निराकरण के लिए, समाधान के लिए भारतीय देवताओं ने जा कर के इनकी संधि कराई। और वो जो देवता थे उनका नाम था इंद्र, वरुण, मित्र और नातस्य। अर्थात कहा जाता है कि ये बोगजोई अभिलेख में जो वैदिक देवी देवताओं की चर्चा है, और वो वैदिक देवी देवता जो हैं इंद्र, वरुण, मित्र और नातस्य है। ये हमेशा प्रश्न बनता है, आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न बनता है कि बोगजोई किस अभिलेख में वैदिक देवी देवताओं की चर्चा है, तो आप बोगजोई में जाएंगे। फिर पूछा जाता है कि वह कौन सा अभिलेख है जिसमें इंद्र, वरुण, नातस्य और मित्र की चर्चा है, तो आप कहाँ जाएंगे? बोगजोई या एशिया माइनर का अभिलेख, जो कहाँ 1400 BC का है और यह तुर्की में प्राप्त हुआ है। तो आप ध्यान रखेंगे, यह इस प्रश्न के हिसाब से जो ऑप्शन बनता है यहाँ पर, वह ये ऑप्शन होगा। वहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए हैं, इनमें देवी देवता, वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। कहाँ से? बोगजोई अभिलेख से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने, और यह प्रश्न जो है 42वीं BPSC 1997-98 का प्रश्न है। यह पूछा जा रहा है प्रश्न, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो था यह किस नदी के तट पर लड़ा गया? ऑप्शन है ए गंगा नदी, दूसरा है ब्रह्मपुत्र, सी है कावेरी और डी है पुरुषनी नदी। पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध जो राजा थे, 10 राजा थे, इन राजाओं के बीच जो लड़ाइयाँ हुई थी वो किस नदी के तट पर लड़ा गया? आपको मैं बता दूं, ये 10 राजा जो थे इनको 10 राग युद्ध भी कहते हैं। और जिसकी चर्चा ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलती है। और बताया जाता है कि ये जो राजा थे इनके लड़ने का भिड़ने का कारण ये था कि विश्वामित्र को पुरोहित के पद से हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बनाना चाहते थे। और दूसरा रीजन ये बताया जाता है कि रावी नदी के धारा को मोड़ने के लेकर के विवाद हो गया। इसके वजह से ये रावी अर्थात परशुड़ी नदी के तट पर, बताया जाता है कि परशुड़ी नदी के तट पर इन राजाओं के बीच युद्ध हुआ। किस नदी के तट पर? परशुड़ी नदी के तट पर
इन राजाओं विवाद आप समझेंगे, भी ध्यान रखेंगे कि 10 राग युद्ध जो है, इस 10 राजाओं के युद्ध को 10 राग युद्ध भी कहते हैं। और ये 10 राग युद्ध जो थे, इनकी चर्चा जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलती है। और इनका रीजन था, इस युद्ध का रीजन था कि एक जो संघ था वो चाहता था कि विश्वामित्र को पुरोहित के पद से हटाकर वाशिष्ठ को पुरोहित बनाया जाए। दूसरा रीज़न यह था कि वो चाहते थे कि रावी नदी के धारा को मोड़ने के लेकर के विवाद था, जिसके वजह से रावी यानी परशुरी कहते हैं, पुरुषनी भी कहते हैं इसको, परशुरी या पुरुषनी नदी के तट पर 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ, जिसे 10 राग युद्ध कहते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा पुरुषनी नदी सही जवाब होगा। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने। प्रश्न संख्या 11 है और यह 42वीं बीपीएससी 1997-98 का प्रश्न है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ये पूछा जा रहा है कौन सा मंडल जो है यह पूर्णतः सोम को समर्पित है, सोम देवता को कौन सा मंडल समर्पित है। ऑप्शन ए है 7वां मंडल, बी है 8वां मंडल, सी है 9वां मंडल, डी है 10वां मंडल। यह पूछा जा रहा है कौन सा मंडल, अर्थात आपको पता है ये 9वां मंडल जो है ये पूर्ण रूप से सोम को समर्पित है। और आपको पता है कि ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या जो है ये 10 है। कुल मंडल कितने हैं? 10 हैं ऋग्वेद में। और इसमें आप मैं बता दूं कि 9वां मंडल जो है ये इसमें 114 मंत्र जो हैं, 9वें मंडल के सभी 114 मंत्र जो हैं यह सोम को समर्पित हैं। और सोम जो था आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था, जिसे हिमालय के मुंजवत पर्वत से प्राप्त किया जाता था, ध्यान रखेंगे। और इसी में ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही चारों वर्णों की उत्पत्ति की भी चर्चा है। आप ध्यान रखेंगे ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों के उत्पत्ति की चर्चा है। आपको मैं बता दूं कि ये ऋग्वेद के जो 10 मंडल हैं उसमें 2 से 8वें मंडल को प्राचीनतम मंडल, वंश मंडल, गोत्र मंडल और ऋषि मंडल कहा जाता है। बाकी के पहले 9वें और 10वें मंडल जो है ये बाद के जोड़े गए हैं, ध्यान रखेंगे। इसलिए ये पूछा जा रहा है कि सोम जो है सोम को समर्पित 9वें मंडल में है, अर्थात आप ध्यान रखेंगे प्रश्न संख्या 11 का सही आंसर जो होगा ये 9वां मंडल होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 12 क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। पूछा जा रहा है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल, ये नेक्स्ट जो पहले प्रश्न पूछा गया है उसी से संबंधित है। आप ध्यान रखेंगे ये भी 40वीं बीपीएससी 1995 का प्रश्न है, 1995 का प्रश्न है। आप ध्यान रखेंगे, देखिए ये प्रश्न जो है 40वीं और 42वीं दोनों में पूछा गया है। मैं पहले ही बताया कि बीपीएससी में रिपीटेड प्रश्न होते हैं। देखिए 1 साल 2 साल के अंदर में, अर्थात पहला जो है ये 40वीं में पूछा गया, फिर 42वीं में सेम प्रश्न पूछा गया और प्रश्न यही है। इसलिए आप प्रीवियस ईयर प्रश्न को ज़रूर नज़र में रखें और उसका रिवीजन अच्छे से करें। पूछा जा रहा है ये 9वें मंडल की बात कहा जा रहा है यहाँ पर। तो हम लोगों ने चर्चा किया है कि 9वें मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है। नहीं, सोम और इस पेय का नामकृत देवता जो था वो सोम को समर्पित है 9वां मंडल। इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब डी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने। प्रश्न संख्या 13 है। 13 में पूछा जा रहा है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। गायत्री मंत्र यानी गायत्री मंत्र की चर्चा जो है ये किस पुस्तक में मिलती है, ये प्रश्न पूछा गया है।
39 BPSC 1994 का प्रश्न पूछा गया जा रहा है। और मैं बता दूं ऑप्शन पूछ दे रहा है, ए ऑप्शन है उपनिषद, बी है भागवत गीता, सी है ऋग्वेद, डी है यजुर्वेद। और गायत्री मंत्र की चर्चा मैं बता दूं, इसकी चर्चा जो है ये ऋग्वेद में उल्लेखित है। ऋग्वेद में अर्थात ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है। और इस मंडल के रचयिता जो हैं विश्वामित्र हैं। ध्यान रखेंगे, मैंने कहा कि गायत्री मंत्र की चर्चा ऋग्वेद के तृतीय मंडल में है और तृतीय मंडल की रचयिता कौन है? विश्वामित्र हैं। और गायत्री मंत्र की चर्चा ऋग्वेद में गायत्री मंत्र के अलावा कृषि के लिए भी इसमें कृषि के लिए भी मंत्र दिए गए हैं। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऋग्वेद। अर्थात ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न है 14वां। 14वां प्रश्न है आपके सामने। 14वां प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न पूछा जा रहा है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये देखिए कितना बार पूछा गया है। ये 42वीं BPSC में, 47वीं BPSC में, फिर 53वीं और 55वीं BPSC में लगातार ये रिपीट किया गया प्रश्न है। अर्थात अब देखा जाए कि प्रीवियस 10 साल का प्रश्न अगर पलटेंगे तो ये 6 से 7 बार सेम प्रश्न पूछा गया है। इसलिए आप ध्यान रखेंगे, रिपीटेड प्रश्नों की संख्या काफ़ी है। यहाँ पूछा जा रहा है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको पता है महावीर स्वामी का जन्म जो है ये कुंडल ग्राम में हुआ था। कुंडल ग्राम, और ये कुंडल ग्राम जो है वैशाली के निकट स्थित है कुंडल ग्राम। और इनका जन्म 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और ये भी मैं बता दूं कि महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला था, जो वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेतक की बहन थी। तथा इनके पिता का नाम आप ध्यान रखेंगे सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय संघ के प्रधान थे। ठीक है, ज्ञात्रिक कुल का जो क्षत्रिय था उसके मुखिया थे। और इनके बड़े भाई सिद्धार्थ के बड़े भाई इनके बड़े भाई ध्यान रखें नंदीवर्धन। किसके? महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। अब ध्यान रखेंगे इसमें कॉन्ट्राडिक्शन भी है। कहीं कहीं NCERT की पुस्तक जो है यह बताती है कि महावीर स्वामी का जन्म जो था ये 540 ईस्वी पूर्व हुआ था। इसलिए आप उस पर ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न महावीर स्वामी के बुद्ध का जो है गौतम बुद्ध का और महावीर स्वामी के जन्म में काफ़ी डिफरेंस मिलता है, इसलिए वहाँ कन्फ्यूजन में नहीं पड़े आप। यहाँ पहले क्लियर करें कि महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था। और कुंडल ग्राम जो है ये वैशाली के निकट स्थित है। कुंडल ग्राम या कुंड ग्राम भी कहते हैं। और मैं बताया कि महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? त्रिशला था, जो वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेतक की बहन थी। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ दत्त था, जो ज्ञात्रिक कुल के मुखिया थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जी। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने और ये प्रश्न पूछा गया है। ध्यान रखेंगे, प्रश्न संख्या 15 आपके सामने है और यह प्रश्न 40वीं BPSC 2001-2 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? महावीर स्वामी की मृत्यु के बारे में पूछा जा रहा है। इनकी मृत्यु किस नगर में हुई थी महावीर स्वामी की? अर्थात आप ध्यान रखेंगे महावीर स्वामी की मृत्यु जो है ये पावापुरी में हुई थी। और पावापुरी अर्थात देखेंगे इनका जन्म कब हुआ था? 599 ईस्वी पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में। लेकिन इनकी मृत्यु जो है
527 ईस्वी पूर्व यानी 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समीप पावापुरी नामक स्थान में इनकी मृत्यु हुई। अब ध्यान रखेंगे जन्म कब हुआ था 599 में और इनकी मृत्यु कब हुई 527 ईस्वी पूर्व में, अर्थात 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पे हुई? राजगृह के समीप पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई 527 ईस्वी पूर्व में 27 वर्ष की आयु में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने, 16 है और यह प्रश्न मैं बता दूं 16 है और यह प्रश्न 47वीं बीपीएससी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। और प्रश्न है भगवान महावीर के प्रथम शिष्य था कौन था? पहला ऑप्शन है जमाली, बी है यशूद, सी है विपिन, डी है प्रभास। अर्थात ये पूछा जा रहा है ये पहले जो थे महावीर स्वामी के पहले शिष्य कौन थे? जमाली थे। अर्थात ध्यान रखेंगे ये ऑप्शन सही जवाब होगा इसका। और महावीर स्वामी देखिए ये जो जमाली थे, जमाली इनके दामाद भी थे, यानी इनकी पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शना, और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। ध्यान रखेंगे महावीर स्वामी जो थे इनके पत्नी का नाम यशोदा था और इनके पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। और इनकी पुत्री का विवाह जो हुआ था ये जमाली से हुआ था, जो बाद में चल करके महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया, इनका अनुयायी बना। तत्पश्चात इन्होंने जमाली को अपना प्रथम शिष्य बनाया। और ध्यान रखेंगे बाद में कहा जाता है कि आगे चल करके जमाली और महावीर स्वामी में विरोध हो गया उनके मतों को लेकर के, यानी मतभेद हो गया और यह मतभेद जो था, इसी मतभेद की वजह से जमाली ने बहुतरवाद नामक नए संप्रदाय की इन्होंने शुरुआत की आगे चल कर के। इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब ए होगा, जमाली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जी प्रश्न संख्या 17 है, पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 17 है, यह पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाते हैं? सबसे पहला जैन ग्रंथ की बात पूछी जा रही है। ये ऑप्शन है 12 अंग, बी है 12 उपांग, सी है 14 पूर्व, डी है 14 उपपूर्व। यह 40वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, 1995 का प्रश्न है। ये 17वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है पूर्व, अर्थात आप देखेंगे सबसे पूर्वकालिक जो जैन ग्रंथ हैं यह 14 पूर्व हैं। 14 पूर्व जो है ये सबसे सबसे प्राचीनतम जैन ग्रंथ है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 18वां नंबर प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा जा रहा है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? धर्म चक्र परिवर्तन की बात पूछी जा रही है, यानी धर्म चक्र परिवर्तन का अर्थ होता है अपना प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर दिया। यह 47वीं बीपीएससी 2005 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या ए है लुम्बिनी में, बी है सारनाथ में, सी है पाटलिपुत्र में, डी है वैशाली में। और यह पूछा जा रहा है अपना धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया, अर्थात धर्म चक्र परिवर्तन का अर्थात यानी प्रथम उपदेश इन्होंने किस स्थान पर दिया। आपको पता है कि महावीर स्वामी को जो शिक्षा की प्राप्ति हुई थी, आपको पता है महावीर स्वामी को शिक्षा की प्राप्ति कब? 6 वर्ष के कठोर साधना, जब ये कठोर साधना किए 6 वर्षों का, तो 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के रात्रि में पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके बाद ये तथागत कहलाए, अर्थात ज्ञान प्राप्ति के बाद ही ये बुद्ध कहलाए। और ज्ञान प्राप्ति के बाद
महात्मा बुद्ध ने अपने मतों का प्रचार किया और इन्होंने उरुवेला में सबसे पहले उरुवेला के अर्थात ऋषिपत्तनम, जो सारनाथ, वर्तमान में सारनाथ कह सकते हैं, तो ऋषिपत्तनम नामक उरुवेला के ऋषिपत्तनम नामक पहाड़ी पर उन्होंने 5 ब्राह्मण साथियों को पहला उपदेश दिया, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। ध्यान रखेंगे, इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहाँ इनकी ज्ञान की प्राप्ति 6 वर्ष के कठोर साधना के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन रात्रि में पीपल के वृक्ष के नीचे इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने उरुवेला में ऋषिपत्तनम नामक पहाड़ी पर अपना पहला उपदेश उन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया जो पहले छोड़ करके चले आए थे, जिसे हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब सारनाथ होगा। ध्यान रखेंगे, सारनाथ में ऋषिपत्तनम नामक पहाड़ी पर इन्होंने पहला उपदेश दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने। प्रश्न संख्या 19 है और यह पूछा जा रहा है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ। महापरिनिर्वाण, और ये 47वीं बीपीएससी, 53वीं 55वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। ये भी रिपीटेड प्रश्न है। ऑप्शन है लुम्बिनी में, बी है बोधगया में, सी है कुशीनगर में, डी है कपिलवस्तु में। और ये पूछा जा रहा है महापरिनिर्वाण अर्थात इनकी मृत्यु अर्थात इन्होंने कब कहाँ पर अपने शरीर को त्याग दिया। आपको पता है कि ये धर्म प्रचार कर रहे थे, जगह जगह पर घूम करके इन्होंने अपना धर्म प्रचार किया। उसके बाद ये धर्म प्रचार के पीरियड में ही प्रचार करते हुए ये मल्लों की राजधानी जो पावा में पहुँचे। मल्ल लोग जो थे उनकी राजधानी पावा थी, वहाँ पर ये पहुँचे और वहीं पे एक चुंद नामक लोहार के यहाँ कहा जाता है कि चुंद नामक लोहार या सुनार दोनों आता है, उसके यहाँ ये ठहरे। और बताया जाता है कि चुंद ने इन्हें शुक्र माधव अर्थात वो खीर कहा जाता है, खीर में सुअर का मांस मिला करके इनको खिला दिया, जिसको शुक्र माधव कहते हैं, जिसके वजह से इनको अतिसार हो गया और भयानक पीड़ा के बाद इनकी मृत्यु यहीं पे हो गई 483 ईस्वी में। 483 ईस्वी पूर्व में, यानी 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु कहाँ हो गई? पावा में, अर्थात ये कुशीनगर का जो एरिया है वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ पे? ये वेदना के बाद कुशीनारा या कुशीनगर कहते हैं, जो मल्लों की राजधानी थी, वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई, जिसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। अर्थात 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब सी होगा, कुशीनगर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 है। यह प्रश्न पूछा गया है त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। यह 63वीं बीपीएससी 2017 का प्रश्न है। प्रश्न ऑप्शन है ए जैन, बी है हिंदू, सी है फारसी, डी है बौद्ध। अर्थात त्रिपिटक की बात पूछी जा रही है। आपको पता है ये त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म ग्रंथ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, यानी इसका ऑप्शन डी जो है ये सही जवाब होगा। डी इसका आपको मैं बता दूं, ये डी ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा, यानी बौद्धों का सबसे प्रमुख धर्म ग्रंथ है। आपको पता है ये जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई, महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई, तो उनके मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलन कर उनको 3 भागों में बांट दिया गया, जिनको त्रिपिटक कहते हैं। यानी उनकी शिक्षा जो थी, वो जब शिक्षा दिए थे, उपदेश दिए थे, उनका संकलन त्रिपिटक में किया गया और ये उनको 3 भागों में बांट दिया गया। पहले को विनय पिटक कहते हैं। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम और आचार की शिक्षाएं संग्रहित हैं। दूसरा है सुत्त पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के वचन
को संकलित किया गया है। तीसरा है अभिधम पिटक, जिसमें दार्शनिक सिद्धांत संकलित किए गए हैं। अर्थात पिटक कितने हैं? 3। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, जिसको त्रिपिटक की संज्ञा दी जाती है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब डी ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन पे आप जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने। 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? ये 40वीं बीपीएससी 2000 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है अहिंसा, बी है वेदों के प्रति उदासीनता, सी है आत्मदमन, डी है रीति और रिवाजों की अस्वीकृति। अस्वीकृति आप देखिए, ये पूछा गया है बौद्ध और जैन धर्म में कौन से समान नहीं है, अर्थात कौन सा मत जो है ये समान नहीं है। अर्थात ये आत्मदमन सी जो है इसमें समान नहीं है। गौतम बुद्ध, कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना तथा काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। महात्मा बुद्ध के द्वारा, अर्थात बौद्ध धर्म का मानना है कि इन्होंने, इसके प्रवर्तक जो थे महात्मा बुद्ध, ये मध्यम मार्ग को अपनाए और इन्होंने कहा कि मोक्ष के लिए कठोर साधना और काया क्लेश में विश्वास की जरूरत नहीं है। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्यागने को आवश्यक बताया। अर्थात आत्मदमन पे ये दोनों धर्मों का जो मत है ये अलग अलग है, इसलिए आप सी ऑप्शन पे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22 है। पूछा जा रहा है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। किस पीढ़ी का है? ये 48वीं और 52वीं बीपीएससी 2008 में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। ये ऑप्शन है तृतीय, बी है चतुर्थ, सी है पंचम, डी है षष्ठम। अर्थात बताया जाता है कि ये पांचवी श्रेणी का, पांचवें वंश का जो है ये बोधि वृक्ष जो है ये अपने 5वें वंश का है। अर्थात कहा जाता है कि यह बोधि वृक्ष जो है वर्तमान में महाबोधि मंदिर में स्थित है। ये बोध गया के महाबोधि मंदिर में स्थित है, जिसके नीचे महात्मा बुद्ध बैठ करके ज्ञान प्राप्त किए थे। अर्थात इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति यहीं पे की थी। और इसी के बारे में बताया जाता है कि ह्वेन-त्सांग के अनुसार, ह्वेन-त्सांग चर्चा करता है कि मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया। 7वीं शताब्दी में जो शशांक था वह इसको नष्ट कर दिया। इसके बाद इसी स्थान पर 2 और वृक्ष लगाए गए और वो भी नष्ट हो गए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगाया था। 5वीं अभी जो है इसको अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगाया। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार देखा जाता है यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक और 1 बार पुष्यमित्र शुंग, 1 बार पूर्व बर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगाया गया। अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। लेकिन बिहार सरकार जो है अपनी वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी बताती है। इसलिए ध्यान रखेंगे, बीपीएससी में अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आप किस पे जाएंगे? 5वीं पीढ़ी पे जाएंगे। प्रश्न संख्या 23 है। प्रश्न है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? ये ऑप्शन ए है आजीविकों ने, बी है थारुओं ने, सी है जैनों ने, डी है तांत्रिकों ने। 40वीं बीपीएससी 1995 में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। और ये पूछा जा रहा है कि बराबर की गुफा जो है ये किस में, इसमें कौन से संप्रदाय के लोग रहते थे? अर्थात यह जो था आजीविकों के
का निवास स्थल था। बताया जाता है कि मौर्य युग में, मौर्य काल में इस पर्वत में के गुफा को काट कर निवास स्थान बनाया गया जो, और यहीं पे अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ अर्थात उसका पोता जो था दशरथ के समय बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ी को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपर नाम की गुफा जो थी ये सर्व प्रसिद्ध है, सबसे प्रमुख है। अर्थात आप ध्यान रखेंगे ये जो गुफा है आजीविकों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आजीवक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जी। प्रश्न संख्या आपको मैं बता दूं 24 है। प्रश्न पूछा जा रहा है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? प्रश्न है, ऑप्शन है आनंद, राहुलोभद्र, सी ऑप्शन है मखली गोसाल, डी है उपाली। तो ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो हैं ये मखली गोसाल को बताया जाता है। यह मखली गोसाल जो थे ये प्रारंभ में महावीर स्वामी के शिष्य थे, किंतु आगे चल कर के इनसे मतभेद हो गया और मतभेद की वजह से इन्होंने महावीर स्वामी की शिष्यता जो थी ये त्याग दी, और त्यागने के बाद आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की इन्होंने। इसलिए इन्हें आज मखली गोसाल को ही आजीवक संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने, और ये पूछा जा रहा है पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। देखिए 48वीं और 52वीं बीपीएससी 2008 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है ए ऑप्शन है उदयन, सी है अशोक, बी है बिंबिसार, डी है महापद्मनंद। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे यह पूछा जा रहा है। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक जो थे ये उदयन थे, और उदयन के बारे में कहा जाता है कि उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की, और यह अजातशत्रु के उत्तराधिकारी था उदयन, जो गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाया, जिसे आगे चल कर के इसकी राजधानी जो थे राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी गई। पहले ये राजधानी कहाँ थी? राजगृह थी, और वहाँ से गंगा और सोन के संगम पे जो किला बनाया गया वहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया, जिसे पटना नाम दिया गया। ठीक है, और यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश के सभी राजधानी यहीं पे रहे। इसलिए पाटलिपुत्र के संस्थापक जो हैं ये उदयन हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने। पूछा जा रहा है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? ऑप्शन ए है अजातशत्रु के द्वारा, बी है कालाशोक के द्वारा, सी है उदयन के द्वारा, डी है कनिष्क के द्वारा। अर्थात यह सर्वप्रथम पूछा जा रहा है पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया। देखिए सेम रिपीट प्रश्न है जो प्रीवियस यानी 25 नंबर प्रश्न है, और ये जो दोनों के नेचर एक ही हैं, सिर्फ तरीका बदल गया है। देखिए मैं बताया था कि प्रश्न के बहुत सारे डायमेंशन होते हैं, डायमेंशन को समझना जरूरी है। वहाँ कहा जा रहा है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, यहाँ कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में किसने चयन किया। तो आप किस पे जाएंगे? सी यानी उदयन पे जाएंगे। उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की, और इसने ही इस पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया। और आपको पता है उदयन जो था ये हर्यक वंश का राजा था। हर्यक वंश का राजा था उदयन, जिसने पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने, और ये पूछा जा रहा है विश्व का पहला गणतंत्र बहुत इम्पोर्टेंट है जी। पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? 48वीं से 52वीं बीपीएससी 2008 का प्रश्न है। ऑप्शन है मौर्यों के द्वारा, बी है नंदों के द्वारा, सी है गुप्तों के द्वारा, डी है लिच्छवियों के द्वारा।
तो आप ध्यान रखेंगे वैशाली में विश्व का पहला गणतंत्र जो है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया, लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया। और यह लिच्छवी जो था वैशाल बुद्ध के काल में सबसे बड़ा शक्तिशाली गणराज्य था, और यह लिच्छवी बजी संघ में सर्व प्रमुख था, अर्थात ये सबसे महात्मा बुद्ध के समय बहुत शक्तिशाली गणराज्य था। और यहीं पे विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित हुआ, कब? आपको लिच्छवियों के समय में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, 29, प्रश्न संख्या 29 है। यहाँ पे पूछा जा रहा है मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ये 53वीं से 55वीं बीपीएससी 2011 का प्रश्न है। ऑप्शन है पाटलिपुत्र, बी है वैशाली, सी है राजगृह ग्रीवरज, और डी ऑप्शन है चंपा। पूछा जा रहा है मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो आपको पता है ये प्रारंभिक राजधानी जो थी ये राजगृह थी, ग्रीवरज थी। और यहीं पे कहा जाता है कि मगध पर शासन करने वाला जो पहला राजवंश था वो बृहद्रथ था। और बृहद्रथ इस वंश का जो सबसे प्रतापी राजा जो था वो जरासंध था, और जरासंध ने ही आपको पता है राजगृह यानी ग्रीवरज को अपनी राजधानी बनाई। मैं क्या कहा कि आपको मगध जो था, मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश जो पुराण के में बताया गया है कि पहला राजवंश जो था यह बृहद्रथ था, और बृहद्रथ ने ही बृहद्रथ वंश की स्थापना की। और आगे चल कर के बृहद्रथ का पुत्र जो था जरासंध, कहा जाता है कि जरासंध ने ही ग्रीवरज यानी राजगृह में अपनी राजधानी बनाया। किसको? ग्रीवरज को। आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ग्रीवरज यानी आगे चल करके फिर हर्यक वंश के राजा उदयन ने अपनी मगध की राजधानी कहाँ से? ग्रीवरज यानी राजगृह से बदल करके पाटलिपुत्र में ला दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने। प्रश्न संख्या 30 है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? देखिए ये 2011 का प्रश्न है, बीपीएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न ऑप्शन ए है मौर्य, बी है हर्यक, सी है नंद, डी है गुप्त वंश। अर्थात अजातशत्रु के बारे में पूछा जा रहा है। अर्थात अजातशत्रु जो था ये हर्यक वंश का राजा था। आपको पता है कि हर्यक वंश, अजातशत्रु के पिता ने हर्यक वंश की स्थापना की। अर्थात अजातशत्रु के पिता जो बिंबिसार था, बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की, और उसका पुत्र ये अजातशत्रु जो था वह उसी का पुत्र था। फिर आगे चल करके उसकी हत्या यानी अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी, इसलिए पितृहंता वंश भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहते हैं, क्योंकि यहाँ के जो भी राजकुमार होते थे अपने पिता की हत्या करके अपना राज सिंहासन पे बैठते थे। इसलिए अजातशत्रु ने किसकी? बिंबिसार की। अर्थात कहा जाता है बिंबिसार जो था हर्यक वंश की स्थापना किया, बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने कर दी, फिर तत्पश्चात अजातशत्रु की हत्या उदयन ने कर दी, और इसलिए इसे हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 31 यानी 31 नंबर प्रश्न है। कहा जाता है सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? यह 2008 में बीपीएससी 2008 में पूछा गया प्रश्न है। और ऑप्शन है ए ऑप्शन है विलियम जोन्स ने, बी है B.A. स्मिथ ने, सी है R.K. मुखर्जी ने, और डी है D.R. भंडारकर ने। ये सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त की पहचान करने वाले विलियम जोन्स महोदय थे। विलियम जोन्स महोदय जिन्होंने पहली बार ये पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान
मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। और यहीं पे बताया जाता है कि एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को और सिकंदर महान को भेंट के लिए इन दोनों का उल्लेख किया है। आप ध्यान रखेंगे, सेंड्रोकोटस की पहचान विलियम जोन्स ने की है, वहीं पे एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की है। एंड्रोकोटस, एरियन, प्लूटार्क एंड्रोकोटस और विलियम जोन्स सेंट्रोकोटस। ध्यान रखेंगे, कौन कहा? सेंड्रोकोटस विलियम जोन्स सेंड्रोकोटस कहा चंद्रगुप्त मौर्य को, और एरियन प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जी, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 32 यानी 32वां प्रश्न है आपके सामने। पूछा जा रहा है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? यह देखिए यूपीपीसीएस मेंस 2008 में पूछा गया प्रश्न है। फिर उसी साल बीपीएससी में भी पूछा गया प्रश्न है ये। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शन ए है ए कनिंघम, बी है एच दानी, सी है ब्यूलर, डी है जेम्स प्रिंसेप। आप ध्यान रखेंगे, तो ये ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाले सर्वप्रथम पहले विद्वान जो है ये जेम्स प्रिंसेप है। इन्होंने 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के लेख जो ब्राह्मी लिपि में है इसका उद्वाचन किया, अर्थात इसको सर्वप्रथम पढ़ा। इन्होंने इस लेख में देवो नाम प्रिय की पहचान जो है सिंहल देश के राजा तिस से कर डाली, लेकिन कालांतर में आगे चल करके यह सेंड्रोकोटस की पहचान है, यानी देवो नाम प्रियदर्शी किसको कहा जाता था? अशोक को कहा जाता था। ध्यान रखेंगे, अर्थात ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाले सर्वप्रथम विद्वान कौन थे? जेम्स प्रिंसेप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने। प्रश्न संख्या 33 है, पूछा जा रहा है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन है ए अर्थशास्त्र, बी है ऋग्वेद, सी है पुराण, डी है इंडिका। आपको मैं बता दूं, ये मेगास्थनीज जिस पुस्तक की रचना की है उसके पुस्तक का नाम इंडिका है, और इंडिका है यह मेगास्थनीज की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। और इस पुस्तक में इसने मौर्यों के इतिहास का वर्णन किया है। मौर्यों के चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में इसने विशेष सूचना दी है, और इसी में कहा जाता है कि यह मेगास्थनीज जो था यह इंडिका की रचना करके किया, और इसमें मौर्य के पूरे इतिहास का वर्णन किया है। ये प्रश्न आपको 2005 बीपीएससी का प्रश्न पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है सेम इसी से रिलेटेड प्रश्न है, सेम प्रश्न है। पूछा जा रहा है, इंडिका का लेखक कौन था? इंडिका का लेखक कौन था? ये 2015 में पूछा गया प्रश्न है। 2015 में पूछा गया प्रश्न है, इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज जो था ये इंडिका का लेखक था। फिर पूछा जा रहा है, मेगास्थनीज दूत किसका दूत था? ध्यान रखेंगे, मेगास्थनीज किसका दूत था जी? यह भी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। मेगास्थनीज किसका दूत था? ये ऑप्शन है सेलुकस का, बी है सिकंदर का, सी है डेरियस का, डी है यूनानियों का। ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक, अर्थात मेगास्थनीज जो था ये सेलुकस का राजदूत था। सेलुकस का अर्थात मेगास्थनीज सेलुकस, यानी उसको सेलुकस निकेटर भी कहते हैं। यह सेलुकस निकेटर के द्वारा भेजा गया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था। ध्यान रखेंगे, और इसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रह करके इंडिका नामक पुस्तक लिखी, और कहा जाता है ये मौर्य दरबार में काफ़ी दिनों तक रहा, और यहीं पे इनके प्रशासन के और इनके इतिहास का वर्णन इन्होंने इंडिका में किया, जो सेलुकस निकेटर का राजदूत था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने। 36 है, यह 2008 में पूछा गया प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? ऑप्शन ए है जालौक,
बी है अवंती वर्मन, सी है नंदी वर्मन, डी है बृहद्रथ। बृहद्रथ आप कहाँ पता जाता है कि अंतिम मौर्य शासक जो था यह बृहद्रथ था, बृहद्रथ था। और इसी में बृहद्रथ की हत्या करके उसके सेनापति, उसी के सेनापति ने उसकी हत्या कर दी, और वो सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग ने जो बृहद्रथ का सेनापति था, बृहद्रथ की हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद 184 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था, और कहा जाता है इसी के सेनापति ने बृहद्रथ की हत्या करके, पुष्यमित्र शुंग जो था इसका सेनापति था, और वो बृहद्रथ की हत्या करके बृहद्रथ वंश की स्थापना कब कर रहा है? 184 ईस्वी पूर्व में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37वां है आपके सामने। 37वां प्रश्न है, यह 2011 में पूछा गया, बीपीएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? रुद्रदामन की बात पूछी जा रही है, रुद्रदामन प्रथम के उपलब्धि की बात पूछी जा रही है, किस अभिलेख में है? पहला है जूनागढ़, बी है भीतरी, सी है नासिक, डी है सांची। अर्थात ये जूनागढ़ का अभिलेख जो है इसमें रुद्रदामन की चर्चा की गई है। यह जूनागढ़ जो है गुजरात में, गुजरात के जूनागढ़ में स्थित रुद्रदामन का अभिलेख है, और जिसके शिला पर उत्कीर्ण है, उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापाणों में के प्रति स्कंदगुप्त के 2 लेख भी यहाँ उपलब्ध है। और बताया जाता है यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी में लिखा गया यह एक अभिलेख है, और यह अभिलेख जो है अब तक के प्राप्त संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। रुद्रदामन का जूनागढ़ का अभिलेख है जो अब तक का सबसे प्राचीनतम संस्कृत का अभिलेख है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने। 38 से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? यह 2008 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है दशरथ का, बी है बृहद्रथ का, सी है खारवेल का, डी है विष्क का। यह पूछा जा रहा है कि जैन धर्म के प्रति किसका झुकाव ज़्यादा था। तो आप ध्यान रखेंगे ये खारवेल जो था, खारवेल का जैन धर्म के प्रति ज़्यादा झुकाव था। और ये खारवेल जो था ये कलिंग के चेदी वंशीय शासक खारवेल जो था ये बहुत महानतम शासक था। कहाँ? कलिंग का। और कलिंग बताया जाता है कि उड़ीसा प्रांत में भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर उदयगिरी पहाड़ी पर इसने हाथी गुफा का एक अभिलेख अंकित करवाया है, जिसमें खारवेल के इतिहास की जानकारी मिलती है। और इसी से पता चलता है कि खारवेल का झुकाव जो था ये जैन धर्म के प्रति था। और सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है कि ये हाथी गुफा अभिलेख जो खारवेल का है यह प्राकृत भाषा में लिखा गया अभिलेख है। प्राकृत भाषा याद रखेंगे, जूनागढ़ का अभिलेख संस्कृत भाषा में है और खारवेल का अभिलेख प्राकृत भाषा में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39 है। पूछा जा रहा है कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। यह देखिए 2016 का बीपीएससी 2060 का प्रश्न है। यह खारवेल कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो हमने चर्चा किया कलिंग जो था ये चेदी वंशीय, कलिंग के चेदी वंश का ये राजा था। ऑप्शन है महामेघवाहन वंश, बी है चेदी वंश, सी है सातवाहन वंश, डी है रठ भोजक वंश से। ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। तो आपको ध्यान रखेंगे ये खारवेल जो था ये कहाँ से है? खारवेल जो था यह चेदी वंश महामेघवाहन वंश कलिंग चेदी वंशीय शासक खारवेल महामेघवाहन वंश। देखिए ये चेदी राजवंश के संस्थापक जो हैं
इसमें कहा जाता है कि जैसे चेदी राजवंश का, कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक एक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। खारवेल के इतिहास का अध्ययन एकमात्र हम लोग हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। अर्थात आप ध्यान रखेंगे, यहाँ कलिंग नरेश खारवेल का संबंध पूछ रहा है तो यह महामेघवाहन वंश से संबंधित था। महामेघवाहन वंश से संबंधित था खारवेल नरेश कलिंग, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 40वां प्रश्न है आपके सामने जी। 40वां प्रश्न है, प्रश्न पूछा जा रहा है प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। प्राचीन भारत का नेपोलियन बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है जी, और ये 2015 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य को, बी है पुष्यमित्र शुंग को, सी है कनिष्क को, डी है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को, अर्थात आपको मैं बता दूं कि प्राचीन भारत का नेपोलियन जो है ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और इसकी कौन का है, जो प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट स्मिथ जो हैं, अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनकी एक रचना है, इतिहास की बुक्स है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसके रचनाकार विंसेंट स्मिथ है। इन्होंने गुप्त वंशीय राजा गुप्त वंशीय सम्राट समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी है। और इसकी विजयों की जो सूचना हमको प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। तो ये क्या है जाएंगे, विंसेंट स्मिथ जो है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में चंद्रगुप्त मौर्य को नेपोलियन, भारत का नेपोलियन बताया है। चलिए आज यहीं तक प्रश्न रहने देते हैं, फिर कल हम लोग नेक्स्ट सीरीज में इससे आगे प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। देखिए ध्यान रहे, मैं सारे प्रश्नों का डिस्कशन करूंगा ताकि आपको आने वाले बीपीएससी और सीडीपीओ में काफ़ी बेनिफिट हो। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन डालूं, जो भी वीडियो डालूं, उसका पहला नोटिफिकेशन आपको मिले और आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके अपने स्टडी में, अपनी तैयारी में हेल्प मिले। मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि मैं आपको अपने स्तर से जितना हो सकता है मैं अपने अनुभव से, अपने स्तर से, अपने ज्ञान से आपको सपोर्ट करूं, और मैं करूंगा। आप सिर्फ मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंडों से, अपने रिलेटिवों से भी सब्सक्राइब करवाएं ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दूसरे प्रश्न के साथ। इससे आगे वाले प्रश्न का एनालिसिस हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट।